नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं सुनील नालाखंडी। इससे पहले मैं आज के सब विषय पर रहा हूं, आप सबसे अनुरोध है कि मेरा ये चैनल कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया वो बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि मेरे आगे की बातचीत के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस समय देश में दो प्रमुख घटनाएं चल रही हैं राजनीतिक हल्के में। एक तो बिहार का जो विधानसभा का चुनाव है जिसके पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के मतदान के लिए आज प्रचार समाप्त हो गया और 11 तारीख को है ना परसों मतदान होगा और उसके बाद 14 तारीख को मतगणना होगी। वैसे तो हलचल 11 तारीख की शाम से ही करीब 6-7 बजे से ही एग्जिट पोल मचा देंगे। लेकिन आप एग्जिट पोल पे भरोसा मत कीजिए क्योंकि राहुल गांधी भी एग्जिट पोल पे कभी भरोसा करते हैं कभी नहीं करते हैं और एग्जिट पोल कोई साइंटिफिक नहीं होते हैं। खैर 14 तारीख का इंतजार कीजिए। 14 तारीख को 2-2:30 3 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि सरकार किसकी बनेगी। तो एक तो ये घटना राजनीतिक हल्के में एक तो ये बहुत बड़ी घटना चल रही है क्योंकि यही भारत के आगे के राजनीति का भविष्य तय करेगी। दूसरा हो रहा है कि जो 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है यानी गहन चुनाव जो मतदाता सूचियों का विश्लेषण हो रहा है तो उसमें काफी कुछ दिक्कतें जो आ रही है। तो प्रमुख दो राज्यों से दिक्कतें आ रही हैं। एक तो आ रही है पश्चिमी बंगाल से जहां ममता बनर्जी सड़कों पे उतर गई है और उसका विरोध कर रही है और यहाँ तक कि जो उसके जो कर्मचारी डेप्यूटेशन पे चुनाव आयोग को दिए गए हैं उनसे भी उन पे भी काफी दबाव है कि वो ममता बनर्जी के अनुसार ही चुनाव का विश्लेषण करें, चुनाव मतदाता सूचियों का अध्ययन करें, विश्लेषण करें या सुधार करें उसमें। कई जगह ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कुछ तो जो कार्य हो रहे हैं वो चुनाव आयोग के जो बीएलओ हैं वो टीएमसी के ऑफिस में बैठकर कार्य कर रहे हैं। कुछ लोगों पर चुनाव आयोग ने एक्शन भी लिया है। तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन इसी बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत से बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों का वहां से पलायन हो रहा है। सेल्दा रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी गई है जो कि बांग्लादेश के निकटवर्ती जो रेलवे स्टेशन है, सीमा से निकटवर्ती रेलवे स्टेशन है, वहां तक बंगाली लोग जा रहे हैं और फिर वहां से वो अपने देश स्वदेश में वापसी कर रहे हैं। तो ये सब चलता रहेगा। ये सब चल रहा है। तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की है। तो ये दो जो घटनाएं हैं ये मुख्य आजकल जो उसमें राजनीतिक हलकों में है इनका काफी असर पड़ेगा क्योंकि अगर ठीक से ममता बनर्जी ने बंगाल में या फिर बंगाल में ही अगर नहीं होने दी क्योंकि वहां ही घुसपैठियों का मामला विशेष है और वहां लगभग 1.5 से 2 करोड़ वोटरों के नाम लिस्ट से निकाले जाने की संभावनाएं जताई जा रही है क्योंकि बिहार में 65 लाख था तो बंगाल में निश्चित रूप से बहुत ज्यादा होगा क्योंकि वहां ज्यादा घुसपैठियां और वहां सरकार ने एक तरह से कुछ एजेंसियों ने गैर सरकारी एजेंसियों ने फैसिलिटेट किया था बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास को कि उनको बसाया जा सके, शुरू में उनको काम दिलाया जा सके और फिर उनका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनाया जा सके। तो ये एक इशू है। इसी बीच आज एक खबर आई है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विंटर का पार्लियामेंट सेशन 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर किरण रिजिजू ने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा और उन्होंने आशा व्यक्त की कि कांग्रेस इसमें अच्छा खासा सहयोग करेगी पार्लियामेंट सेशन में। वैसे ये सेशन देखा जाए तो अगर बिहार के चुनाव परिणामों के बाद में होने वाला है, उसके करीब 15-20 दिन के अंतराल के बाद होने वाला है, तो राहुल गांधी जिन्होंने जो हर बार चाहे वो पिछली लोकसभा हो चाहे इस लोकसभा हो कोई मुद्दा उठाते थे, उठा के रखते हैं, तो इस बार उनके पास दो मुद्दे हैं। अगर वो जीत जाते हैं बिहार में, अगर इंडी गठबंधन जीत जाता है तो वो फिर सीधा सीधा नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगेंगे कि आपने पहले ही सारी जगह पे वोट चोरी के द्वारा चुनाव जीते हैं। अब हमने इतना प्रयास किया और इतना सरकार के दबाव डाला, चुनाव आयोग पे इतना दबाव डाला कि हमारे दबाव में चुनाव आयोग ने सही चुनाव कराए और आप वोट चोरी नहीं कर पाए, इसलिए आप इस्तीफा दे दीजिए। तो इसके चलते वो जो सेशन होगा पार्लियामेंट का सेशन वो इस हंगामे के बल ही चढ़ जाएगा। अगर बिहार में एनडीए की जीत होती है तो फिर वोट चोरी के मामले पर हंगामा किया जाएगा राहुल गांधी का, तो हंगामा तो होगा। और इसके अलावा जो बंगाल के सदस्य, पश्चिम बंगाल से टीएमसी के सदस्य और जो डीएमके के सदस्य तमिलनाडु से हैं वो एसआईआर के खिलाफ हंगामा करेंगे। तो ये
दोनों स्थिति में, चाहे बंगाल में जीते, बिहार में जीते या हारे, संसद का सत्र हंगामे के बलि तो चढ़ेगा ही। ये पक्का है। राहुल गांधी इसको इंश्योर करेंगे, और ये पहली बार हुआ काफी समय बाद जबकि एक नेशनल इंटरनल मामले पर पार्लियामेंट को डिस्टर्ब किया जाएगा। लेकिन फिर भी रिजिजू का मानना है कि वो जो उनको बिल पास करवाने हैं वो पास करवा ही लेंगे। सामान्य बिल तो होंगे 8-10 बिल जो भी लिस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिल जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है और कोई सूचना भी नहीं है, वो ये है कि क्या जम्मू एंड कश्मीर से विधानसभा हटा दी जाएगी और उसको एक जैसे चंडीगढ़ और लेह लद्दाख है उस तरह की यूनियन टेरिटरी विदाउट विधानसभा बना दिया जाएगा। ये उसके खिलाफ होगा जो कि अब तक मांग की जा रही है कि फुल स्टेट उठ के। तो इस पर भी काफी हंगामा होने वाला है। मुझे मालूम नहीं है बिल आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा बिल आने की संभावना भी है। हालांकि स्टेट हुड की डिमांड कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उनके उमर अब्दुल्ला। तो क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये आप पक्का मान के चलिए कि ये हंगामे के बलि चढ़ेगा। लेकिन सरकार ने जिस तरह से पहले, किरण रिजिजू का कहना है कि हमने पहले हमारा 100% सक्सेस रेट रहा था, हमने जो बिल पास करवाने थे वो पास करवा लिए थे। उसके पिछले जो सेशन था उसमें एक बिल रह गया था कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों को भी यदि 1 महीने की जेल हो जाती है तो उनको उनके पद छोड़ना पड़ेगा। इस जो संविधान संशोधन बिल है इस पर भी बहस होने की इसमें संभावना है अगर हो पाई तो। नहीं तो फिर चुपचाप से इसको भी किसी तरह से सरकार पास करवा लेगी, क्योंकि उनका फ्लोर मैनेजमेंट बढ़िया है और हंगामे के बीच में भी जैसे पिछले सेशन में विदाउट बहस के बिल पास हुए उससे भी बिल पास हो। अब इस सेशन पर जैसे कि अपोजिशन दल कांग्रेस है तो उन्होंने तुरंत बड़ा बड़ा सरकास्टिक एक ट्वीट किया जयराम रमेश ने, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो उनका एक वीडियो ट्वीट किया गया है एएनआई के द्वारा, वो मैं आपको सुनाता हूं। और उसके जवाब में क्या रिजिजू ने क्या, ये भी मैं आपको बताता हूं। तो कुल मिला के कांग्रेस ने मतलब एक बहुत चिड़ोकड़ा, जैसे चिढ़ जाते हैं बच्चे उस तरह का जो ट्वीट है श्रीराम जयराम रमेश का एक्सपेक्टेड था। हालांकि अभी दूसरे हलकों से कोई बयान नहीं आए, लेकिन पहले से ही इसमें इसका विरोध करने में जयराम रमेश ने बढ़त ले ली है। उनका मानना है कि सरकार के पास क्या कोई बिल नहीं है, क्या सरकार डर रही है बहस से, क्या ट्रंप के सामने जो मोदी झुक गए हैं उस पर वो उस बोलना नहीं चाहते इसलिए शॉर्ट सेशन कर रहे हैं। चाइना के बारे में जो सरेंडर किया भारत ने, जो सरेंडर इस तरह की बातें वो कर रहे हैं ऐसा जैसा कि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही कम बेवकूफ से प्रधानमंत्री हैं। तो वो भी वीडियो में आपको सुनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ किरण रिजिजू का। उसके जवाब में जो ट्वीट एएनआई और जो वीडियो ट्वीट जयराम रमेश का वो दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर उसका जवाब दिखाता हूँ। तो आइए देखते हैं वो ट्वीट। तो किरण रिजिजू का ट्वीट देखिए, इस पार्लियामेंट बिल्डिंग दिखाई गई, इसमें लिखा है, उन्होंने कहा कि द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट टू कन्वीन द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 1 दिसंबर 2025 टू 19 दिसंबर 2025 सब्जेक्ट टू एक्सीजेंसीज ऑफ पार्लियामेंट बिजनेसेस। यानी कि इसको थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है। Looking forward to a constructive and meaningful session that strengthens our democracy and serves the aspirations of the people. यानी उन्होंने पहले ही जो उस आशंका को देखते हुए उन्होंने अपील कर दी है कि ऐसा नहीं हो कि कंस्ट्रक्टिव यानी सहयोगपूर्ण और मीनिंगफुल सेशन हो जिसमें कुछ बिल पास किए जा सके आदि। एक देखिए ट्वीट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है जयराम रमेश का, जो उन्होंने पार्लियामेंट सेशन बुलाए जाने पे कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली विंटर सेशन का पार्लियामेंट ऑफ कांग्रेस एमपी जयराम रमेश says that I was very surprised that the winter session was called so late. It's usually convened between the November 20th and 23rd and to December 24th, lasting 3 to 4 weeks. I was surprised that this time the session will begin on December 1st and the last only 15 days. I don't understand what the government is running away from.
इज द सेशन बीइंग शॉर्टन बिकॉज ऑफ द दिल्लीज पोल्यूशन, इज सरकास्टिक है उन्होंने। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, मैं आपको सुना ही देता हूं पढ़ने के बजाय, यही बेहतर होगा। ये शीतकालीन सत्र इतनी देरी से बुलाया जा रहा है। हमेशा 20 या 23 नवंबर को बुलाया जाता है और 3-4 हफ्तों तक चलता है, 23 या 24 दिसंबर तक चलता है। तो बहुत आश्चर्य हुआ कि 1 दिसंबर को शुरू हुआ होगा और सिर्फ 15 दिन बैठेंगे पार्लियामेंट, सिर्फ 15 दिन। हालांकि 19 तक दिया गया है, पर 15 काम करने का दिन जो है जो 15 है। तो मुझे समझ में नहीं आता सरकार किस। यहाँ पर मैं एक बात आपको और बता दूं कि संसद में 5 ही हफ्ते का 5 डेज वीक होता है। बड़े आश्चर्य की बात है, सारी जगह 6 सप्ताह में काम होता है। तो आप देखिए सरकार 6 दिन काम करती है, 7 दिन काम करती है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो 6 दिन काम करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट जो जिसको कानून बनाना होता है वो केवल 5 ही दिन काम करती है। और अब एक और अगला स्तंभ की बात करें, जिसको तीसरा स्तंभ या चौथा स्तंभ जो भी कहा जाता है, जुडिशरी, वो तो 2-2 महीने की विंटर ब्रेक और समर ब्रेक लेते हैं। समझ नहीं आता है ये इसका कब रिफाइन होगा, कब इसको सुधारा जाएगा, पता नहीं। और जहां तक मीडिया जिसको चौथा स्तंभ कहते हैं, वो तो 24 घंटे काम करता है। चलिए आगे सुनते हैं। किस चीज से भाग रही है? क्या दिल्ली के प्रदूषण की वजह से इतना कम कर दिया गया है? क्या कोई विधेयक नहीं है, कोई बिल नहीं है, वाली बात हो गई, कोई बहस के लिए कोई विषय नहीं है? क्या ट्रंप के बयानों से डरे हुए हैं? क्या चीन पर कोई बहस नहीं चाहते? जल्द से जल्द एक औपचारिकता खत्म कर दो। तो पहली बार ये हो रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है। मैं भी 21 साल से सांसद में हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 1 दिसंबर को बुलाया जाता है और सिर्फ 15 दिन का सेशन होता है। हाँ, मैं समझ सकता हूं चुनाव के पहले सत्र छोटे होते हैं। क्या ये संकेत देता है कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं? क्या कोई मिड टर्म पोल होने वाला है? क्योंकि आपने कहा जयराम रमेश ने अपने कल्पना के घोड़े भी दौड़ा दिए कि क्या मिड टर्म पोल होने वाला है। यानी कि वो कहीं ना कहीं एक डर है कांग्रेस पार्टी में कि अगर मिड टर्म पोल हुआ तो जो उनकी 99 थी वो शायद फिर 50 के नीचे ना आ जाए। तो ये भी डर जता रहे हैं अपना। आपने कहा इससे पहले 2013 में जो है 5 दिसंबर को शुरू हुआ था सत्र, और तो अभूतपूर्व कारनामे करने होंगी है। सर आप लोगों का क्या एजेंडा रहेगा? क्योंकि जब तक ये सत्र की शुरुआत होगी तो एक बड़ा मुद्दा अभी एसआईआर, इसको लेकर नहीं, एसआईआर का मुद्दा है। ट्रंप के बयानों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विषय बता रहे हैं चीन के साथ हंगामा किया जाएगा। अभी तो उन्होंने पहले आउटलाइन कर दिया है कि किस तरह से बिना कोई लोकसभा में या राज्यसभा में हंगामा कराया जाएगा और बिल पास 19 जून कराया जाएगा। लेकिन किरण रिजिजू पर बॉर्डर एग्रीमेंट नहीं हुआ है, जो पहले स्थिति थी। देते रहते हैं पर कभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मनमर्जी जो सरकार करना चाहती है करती है। पर मुझे काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि हमेशा सरकार के हमारे पास ये बिल लाएंगे, वो अधिनियम हम बनाएंगे, ये बिल पेश करेंगे, इस पर चर्चा होगी। तो इस बार पोल खुल गया उनका, 15 दिन का सेशन। अब देखिए किरण रिजिजू ने इस ट्वीट का किस तरह से जवाब दिया, फिटिंग रिप्लाई दिया, वो मैं आपको दिखाता हूं। किरण रिजिजू का जो जवाब है, as if Congress leaders are interested in running the parliament sessions, but I will never get tired of repeatedly appealing the Congress party to participate in the parliament debates and discussions, and also not to create obstacles for other sincere MPs let parliament function. तो ये किरण रिजिजू ने कहा कि मैं कांग्रेस लीडर ने उनको एक तरह से जो आप यही मान के चलिए कि जयराम रमेश ने धमकी दे दी है कि हम पार्लियामेंट सेशन चलने नहीं देंगे। और किरण रिजिजू ने कहा कि लेकिन मैं थकूंगा नहीं पार्लियामेंट सेशन चलने के लिए अपील करने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि कम से कम वो जो लोग जो बहुत ही काबिल एमपीज हैं, जो डिबेट में भाग लेना चाहते हैं, चाहे किसी भी पक्ष के हों, उनको मौका दिया जाएगा। कांग्रेस और विपक्ष उनको मौका देंगे।
आपको याद है एक बार पहले प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि यही लोग कुछ बोलना चाहते हैं और दूसरों को बोलने नहीं दे जाते हैं। उन्होंने कहा था कि विपक्ष में भी कई काबिल सांसद हैं और उनको इस हंगामे के चलते बोलने नहीं दिया जा सकता है। तो क्या होगा होने वाला है ये सब काफी कुछ बिहार के इलेक्शन पर डिबेट करेगा, लेकिन ये सेशन ज्यादा हंगामेदार होगा। जब आप हंगामेदार की बात करते हैं कि तो शोर शराबा बहुत होगा, कुछ सुनाई नहीं देगा और फिर सरकार को जो बिल पास कराने पड़ेंगे, जो उनका कामकाज होगा वो बड़ी आसानी से वो करवा लेगी। तो इस बारे में बस इतना ही। यदि आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।